सो यार वेलकम है आपका अपने ऑसम से यूट्यूब चैनल AKTU अड्डा पर। इस टाइम यार मिक्स इमोशन से हैं। खुशी भी हो रही है मुझे कि हम यूनिट 5 पर आ गए एंड दुखी भी हूं कि आप सबके साथ इस जर्नी को खत्म करना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, ये भी कुछ दिन की बात है। UHV देन नेक्स्ट ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ITCS सब्जेक्ट भी मिलेंगे, तब हम फिर से जुड़ेंगे। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो लेट्स गो। तो यार जैसे कि आपको पता है, नोट्स आगे शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाले हैं। ग्राफिक्स का यूज किया गया है ताकि आप चीजों को जल्दी समझ सको। ट्रिक्स का भी यूज किया गया है, जैसे यहां पर ट्रिक है परी परी। ओके, एंड क्वांटम नोट्स को भी हम रेफर करेंगे जहां पर हमें नीड होगी। क्लियर? 90 मार्क्स के लिए 90 मार्क्स जो हमें एक्स्ट्रा 10 to 15 मार्क्स अचीव करने हैं, ठीक है, उसके लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी प्लस टिप भी बताई जाएगी। ओके, तो जैसा कि हमको पता है AKTU TC एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पे टारगेट करेंगे, कीवर्ड्स लिख कर आओगे तो एग्जामिनर मार्क्स जरूर देगा, मार्क्स हमारे गारंटीड हो जाएंगे। ओके, सो हमने इतने बड़े सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पीच के बारे में पढ़ेंगे एंड देन पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो अगर कोई पूछे यूनिट 5 में क्या क्या है, तो कम्युनिकेशन के बारे में है, स्पीच के बारे में है, पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है कोड एंड कंटेंट। 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन कोड एंड डिफाइन कंटेंट। ओके, सो ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रोडक्शन ऑफ अ मैसेज होता है, रिसीविंग ऑफ दैट मैसेज होता है। ठीक है, जब ह्यूमन कम्युनिकेट करते हैं तो एक जगह से मैसेज प्रोड्यूस होता है, तब जाकर दूसरी जगह रिसीव होता है, तो ये याद रखना। ओके, सो कोड, व्हाट इज अ कोड? तो अपने CS वाले भाइयों, IT वाले भाइयों, EC वाले भाइयों को कोड के बारे में तो सबको पता ही है ना, कि कोडिंग एक स्पेशल लैंग्वेज में होती है जहां स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को बताया गया है कि ये काम करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर सिंटैक्स यूज करना है। सिमिलरली TC में भी कोड का वही मतलब है, एनी ग्रुप ऑफ सिंबल्स दैट कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट इज मीनिंगफुल टू अनदर पर्सन। आपको लग रहा होगा ये कोई गाली लिखी हुई है, ये कोई कस वर्ड है। नो, ठीक है, अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, ये हमने कोडिंग की है। अगर हमें कोई सीक्रेट मैसेज भेजना होता है ना, तो हम स्पेशल सिंबल्स का यूज करके अपने मैसेज को एनकोड कर देते हैं, मतलब कोडिंग कर देते हैं उसकी। क्लियर? सो कोड का क्या मतलब है, किसी स्पेशल लैंग्वेज में हमें मैसेज को कोड करना है और जो कि रिसीवर को पता हो कि कैसे उसे डिकोड करना है। सो नेक्स्ट, कंटेंट। व्हाट इज कंटेंट? तो यार सेम चीज है, जो हम मैसेज भेजते हैं, जो उसके अंदर का मैटर होता है, वही हमारा कंटेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कंटेंट का मतलब जो मैसेज में हम मैटर भेज रहे हैं, जो मैसेज का कंटेंट है, वही हमारा कंटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टिमुलस क्या होता है? थिंग दैट अ पर्सन कैन रिसीव थ्रू वन ऑफ हिज सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस क्या क्या है? आई है, ईयर है, नोज है, ठीक है, और मैं भूल गया तो क्या है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूं। जब हमारा कोई फ्रेंड हैंड रेस करके हाय करता है, ठीक है, तो हमारे आई को, हमारी आंखों को एक स्टिमुलस मिलता है कि वो हमारी तरफ बॉडी लैंग्वेज, जैसे बॉडी लैंग्वेज भी एक कम्युनिकेशन का टाइप है ना, कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उसने बॉडी का यूज करते हुए हमसे कम्युनिकेशन करने का ट्राई किया, थोड़ी दूर से हमें हाई किया। ठीक है, तो अब हमारी आईज को स्टिमुलस मिला। सेम वो चीज हमें सेंसेशन देती है, हमारे ब्रेन को देती है, कोई हमसे हाई कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई हमारे पीछे से आकर हमारी बैक पे टैप करता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को स्टिमुलस मिलता है कि हाँ, ये हमसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जिसके लिए जो हम रिएक्शन देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। थिंग दैट एन इंडिविजुअल डज एज अ रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज नोन एज रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्लियर होगा मेरे हिसाब से। स्टिमुलस मतलब कि जब सेंसेशन आपके बॉडी में हो कि ये कुछ कम्युनिकेशन मेरे साथ होने जा रहा है, एंड रिस्पॉन्स जो हम रिएक्शन देते हैं उस स्टिमुलस को। क्लियर? सो नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। 10 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार हर सेमेस्टर एग्जाम में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, सो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? फर्स्ट प्रोसेस है आइडिएशन। सेंडर हैज एन आइडिया। ठीक है, हमारे पास आइडिया होगा तभी तो हम कम्युनिकेशन करेंगे ना। सो पहला प्रोसेस क्या है? सेंडर हैज एन आइडिया, आइडिएशन होता है। देन एनकोडिंग। सेंडर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू वर्ड्स। एनकोडिंग मतलब आइडिया तो आपके दिमाग में था, लेकिन जब आप उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो या किसी स्पेशल लैंग्वेज में एनकोड करते हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? एनकोडिंग। तो पहले आपको आइडिया आया दिमाग में,
फिर आपने एनकोडिंग करी, ठीक। थर्ड, ट्रांसमिशन, सेंडर ने आइडिया भेज दिया रिसीवर तक, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन, ठीक। अब रिसीवर को मैसेज मिल जाता है, क्लियर, रिसीवर को मैसेज मिल जाता है। अब रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है मैसेज को। रिसीवर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मैसेज, दिस इज नोन एज डिकोडिंग, ठीक। रिसीवर ने डिकोड किया मैसेज को, अब रिसीवर फीडबैक देता है। लास्ट स्टेप में क्या होता है, इजी पीजी है यार, इजी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अपने और अपने दोस्त के बीच कम्युनिकेशन को सोच के इसको एग्जाम में कर आना, ठीक है। आपके पास आइडिया आया, आपने उस आइडिया को वर्ड्स में कन्वर्ट किया, फिर अपने दोस्त तक भेज दिया जिसको हमने ट्रांसमिशन बोला, ठीक है। उस दोस्त को मिल गया, उस दोस्त ने उस आइडिया को, उस मैसेज को डिकोड किया, क्लियर, एंड देन उसका काम क्या है, फीडबैक भेजेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। तो जो रिस्पॉन्स आता है उसी को हम फीडबैक कहते हैं, क्लियर। सो इसी तरह 5 प्रोसेस हैं, आइडिएशन, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग एंड देन फीडबैक। लेट्स सी, 10 मार्क्स में आएगा तो आप इतना डायग्राम सिर्फ नहीं बना के आओगे ना, आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन ये डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से एक बार प्रैक्टिस करके जानना, एग्जाम में बना कर आओगे तो कोई 10 मार्क्स देने से रोक नहीं सकता, ठीक है। आइडिएशन, सेंडर हैज एन आइडिया टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, भैया हमारे सेंडर भाई के पास एक आइडिया आता है कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं, तो जो कंटेंट होगा कम्युनिकेशन का वो इसी आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करेगा ना। तो 2 पॉइंट सिंपल से हैं, आइडिएशन में क्या होता है, सेंडर हैज एन आइडिया टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन एंड कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया, ठीक है। अब आइडिया किस बेसिस पर आ सकता है, ठीक है, जिसको भाई जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसको इंजीनियरिंग से रिलेटेड आइडिया आएगा ना, ठीक है, उसको डॉक्टर से रिलेटेड आइडिया नहीं आएगा, उसे मेडिकेशन से रिलेटेड आइडिया नहीं आएगा, उसे फैशन टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं आएगा। सो किस पे डिपेंड करता है, सो द स्कोप ऑफ आइडिएशन इज डिटरमाइंड बाय द सेंडर्स नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज, पर्पस, ठीक है, किस पर्पस से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगर आप अपने दोस्त से कॉपी मांग रहे हो, ठीक है, तो इस पर्पस से कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, तो आपका कम्युनिकेशन चैनल अलग होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, आइडिएशन सेंडर की नॉलेज पर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, एबिलिटीज पर डिपेंड करता है, एंड किस लिए कम्युनिकेशन हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। मैसेजेस जनरली हैव 2 काइंड्स ऑफ कंटेंट, लॉजिकल, इमोशनल। लॉजिकल में हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, एंड इमोशनल में फीलिंग्स या इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, क्लियर। 4 पॉइंट क्या क्या है हमारे, सेंडर के पास आइडिया आता है कम्युनिकेशन के लिए, कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन रिवॉल्व्स अराउंड दैट आइडिया, स्कोप ऑफ आइडिएशन क्या क्या हो सकता है कि हमारी कितनी नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमारी एबिलिटीज क्या है, ठीक है। और मैसेजेस 2 तरह का हो सकता है, लॉजिकल या इमोशनल, क्लियर। सो नेक्स्ट इज एनकोडिंग, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इंफॉर्मेशन इनटू सम फॉर्म ऑफ लॉजिकल एनकोडेड मैसेज इज नोन एज एनकोडिंग, ठीक है। अब वहां पर एनकोडिंग क्या लिखा था, जब हम इंफॉर्मेशन को, जब अपने आइडिया को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे एनकोडिंग प्रोसेस कहते हैं, बट नहीं, प्रॉपरली जब हम सीधी सादी लैंग्वेज को किसी लॉजिकल लैंग्वेज में या किसी कोडेड मैसेज में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो एनकोडिंग से क्या मतलब निकालोगे, क्या लिख कर आओगे, जब हम किसी लॉजिकल लैंग्वेज में या कोडेड मैसेज में अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं, सो दैट इज नोन एज एनकोडिंग। इट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग अ लैंग्वेज, यानी हम किस लैंग्वेज में कोड करने वाले हैं, ठीक। सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन फॉर्म, क्या फॉर्म रहेगा कम्युनिकेट करने का जिससे कि सबको इंफॉर्मेशन के बारे में पता ना लगे, सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच तक बात रहे, ठीक है। सो सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन फॉर्म। थर्ड, सिलेक्टिंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, क्लियर, या तो हम लिख के बात कर सकते हैं या तो हम बोल कर बात कर सकते हैं, नॉन वर्बल सिंबल्स के थ्रू, बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो सिलेक्टिंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तब जाके हमारी एनकोडिंग कंप्लीट होती है, क्लियर। थर्ड इज ट्रांसमिशन, पहला प्रोसेस था आइडिएशन, सेकेंड वॉज एनकोडिंग, थर्ड इज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मैसेज ओवर द चोजन चैनल। ट्रांसमिशन यार मतलब मैसेज भेज देना, क्लियर। इसमें क्या क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द प्रॉपर टाइम, कि ट्रांसमिशन सही समय पर हो, सही जगह पर हो, सही तरीके से हो, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर वे, क्लियर। चैनल्स ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी इंटरनेट, फैक्स, टेलीफोन, कोरियर सर्विस, टेलीविजन एक्सेट्रा। ट्रांसमिशन हम क्या, मेरा दोस्त अगर लंदन में बैठा हुआ है तो यार मैं इंटरनेट के जरिए उससे कम्युनिकेशन करूंगा, ट्रांसमिशन का चैनल इंटरनेट हो जाएगा। अगर वो बगल में है, मैं टेलीफोन पर उससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, चैनल टेलीफोन हो सकता है, क्लियर। तो सीधी सी बात है यार, जो आप नॉर्मल जिंदगी में देखते हो बस वही अपने को पेपर में लिख कर आना है, क्लियर। फोर्थ इज डिकोडिंग, अब हमने मैसेज को एनकोड कर दिया था एक लॉजिकल लैंग्वेज में, ठीक है। एनकोडिंग क्या था, इंफॉर्मेशन को लॉजिकल लैंग्वेज में
या कोडेड मैसेज में कन्वर्ट करने को एनकोडिंग कह रहे थे। तो एनकोड तो कर दिया भैया, अब डिकोड भी तो करना पड़ेगा। तो डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू थॉट्स, यानी जो मैसेज बंद कर दिया गया था, कोड कर दिया गया था, उस कोड को तोड़ के असली मैसेज बाहर निकालने को डिकोडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ मैसेज। हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है कभी कभी चीजों को कि क्या लिखा है, इसका मतलब ये हो सकता है, इंटरप्रेट किया हमने, और एनालिसिस करते हैं कि अच्छा जो हमने इंटरप्रेट किया है इसका क्या मतलब हो सकता है, इस रेफरेंस में इस कोडेड मैसेज का क्या मतलब हो सकता है। सो डिकोडिंग में ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं। फिफ्थ, लास्ट प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का लास्ट प्रोसेस है फीडबैक। रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, उसने डिकोड कर लिया है, अब भैया वो हमें भेजेगा लाफा। लाफा मतलब कि रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब कि फीडबैक। Response is the last stage in the communication process. It is the action or reaction of the receiver to the message. It helps to know that the message was received and understood. यार फीडबैक का आना क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे हमें पता चलता है कि रिसीवर को हमारा मैसेज सक्सेसफुली पहुंच चुका है और उसने समझ लिया है, तभी तो फीडबैक देगा ना। फीडबैक का इंपॉर्टेंस है, पहली बात तो लास्ट स्टेज होता है। क्या इंपॉर्टेंस है? कि हमें पता चल जाता है कि रिसीव हो चुका है मैसेज। क्लियर? सो नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन एडिकेट्स। आप जब प्रोनाउंस करते हो चीजों को तो क्या एडिकेट्स, क्या क्या तरीके होने चाहिए कि आप अच्छे से सामने वाले से कम्युनिकेट कर सको। ठीक है, तो मेक आई कांटेक्ट वाइल स्पीकिंग। हर जगह पूरे टीसी में तुमने यही सीखा है कि भाई आंखों से आंखों को मिलाओ, दिल बहलाओ सॉरी, आंखों से आंखों को मिलाकर बात करनी है जिससे कि हम कॉन्फिडेंट लगते हैं। सो फर्स्ट, मेकिंग आई कांटेक्ट वाइल स्पीकिंग। सेकंड, ट्राई टू मेक वॉइस साउंड प्लीजिंग एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट आवाज का इस्तेमाल करो, ऑड वॉइस का यूज नहीं करना है। क्लियर? डोंट स्पीक इन मोनोटोनस वॉइस। मोनोटोनस यानी एक लाइन पे एक ही तरह से बोलना नहीं, ऊपर नीचे करके मोनोटोनस को अवॉइड करके हम बात करनी। ठीक है? रिमेन काम। प्रोनाउंसिएशन एटिकेट में क्या होता है? हम प्रोनाउंस तभी अच्छा कर पाते हैं जो हमारा दिमाग ठंडा होता है। जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, हड़बड़ी में हमारा प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाता है, जैसे तुमने अभी देखा मेरा प्रोनाउंसिएशन बिगड़ गया था। क्लियर? सो हमें रिमेन काम, काम रहकर अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखना है। स्पीक क्लियरली। वेन एवर यू स्पीक, ट्राई टू स्पीक क्लियरली। साफ साफ बोलने की कोशिश करो। यूज प्रॉपर बॉडी, यहाँ लैंग्वेज होना चाहिए था, लैंग्वेज नहीं है, सो यूज प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। क्लियर? बॉडी लैंग्वेज के साथ जेस्चर्स का यूज करते हुए आपको प्रोनाउंसिएशन करना है ताकि लोग आपको और बेटर ढंग से समझ सकें। क्लियर? सो मेक आई कॉन्टैक्ट, ट्राई टू मेक वॉइस साउंड प्लीजिंग एंड सॉफ्ट, डोंट स्पीक इन मोनोटोनस वॉइस, शांत रहो, क्लियरली बोलो, बॉडी लैंग्वेज का यूज करो। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज टोन। टोन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बेसिकली जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 10 मार्क्स वाले टॉपिक्स हैं, वो इस वीडियो के लास्ट में है। ठीक है? सो टोन में याद कर लो बस, टोन इज द मूवमेंट ऑफ पिच, यानी जिस तरह हम बोल रहे हैं उसका मूवमेंट, कभी ऊपर कभी नीचे, इज नोन एज मूवमेंट ऑफ पिच। ठीक? व्हेन वी आर एंगेज्ड इन नॉर्मल स्पीकिंग, द टोन एंड पिच ऑफ आवर वॉइस कॉन्स्टेंटली चेंजेस डिपेंडिंग ऑन आवर मूड टू एक्सप्रेस व्हाट वी जस्ट मीन टू से। ठीक है? कभी हम ऊंची पिच पर बोलते हैं, कभी हम नीची पिच पर बोलते हैं। हियर द पिच ऑफ द वॉइस सेज अ लॉट। जब हम ऊंची पिच पर बोलते हैं तो मतलब कि हम उस चीज को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, और जब हम धीरे से चीजों को बोलते हैं इसका मतलब है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा। क्लियर? सो टोन से पता चलता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है? हम क्या मीन कर रहे हैं। सो टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल स्पीकिंग। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं देने जा रहा हूं, सब बच्चे पढ़कर जाएंगे लेकिन इस तरह पढ़कर नहीं जाएंगे। टोन आता है तो आप बस इस तरह एक टेबल बना देना, राइजिंग टोन का कब यूज होता है, फॉलिंग टोन का कब यूज होता है। तो एक चीज याद रख लो, राइजिंग टोन मतलब हम इंटरेस्टेड हैं, फॉलिंग टोन मतलब धीमे से कब बात करेंगे, जब हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। उसके बाद आप कहानी लिख सकते हो, व्हेन आस्किंग अ क्वेश्चन प्लस हम इंटरेस्टेड हैं। जब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम राइजिंग टोन मतलब ऊंची आवाज में बात करते हैं, और इंटरेस्टेड भी जब रहते हैं। ठीक? कब राइजिंग टोन का दूसरी बार यूज होता है, व्हेन स्पीकर एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव आंसर। ठीक है? हमारी एक्सपेक्टेशन है तो हम इंटरेस्टेड रहते हैं, देन ऑल्सो वी यूज राइजिंग टोन। थर्ड, विद रिक्वेस्ट व्हेन अपोलोजाइजिंग। ठीक है? राइजिंग टोन का यूज होता है। फॉलिंग टोन व्हेन स्पीकर इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। जब हम इंटरेस्टेड नहीं होते तो धीमे 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 बोरिंग तरीके से बात करते रहते हैं। क्लियर? इफ स्पीकर ऑलरेडी नोज द आंसर, जब आंसर में पता है, कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो भी हम फॉलिंग टोन में बात करते हैं, नीचे स्वर में बात करते हैं।
क्लियर? तो यार बता दूं, जैसे मैं पैसों को लेकर इंडिपेंडेंट हो गया, तुम्हारे क्लासमेट्स जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपने मम्मी पापा पर डिपेंड नहीं करते हर चीज के लिए कि मुझे आइसक्रीम खानी, मुझे पिज्जा खाना है तो पैसे मांगने पड़े घर से। वैसे ही तुम भी इंडिपेंडेंट हो सकते हो, जैसे हमारी सीमा जी ने। बस कुछ करना नहीं है, जो बस तुमको कुछ करना नहीं है, हम लोगों ने ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके निकाल लिए हैं। हम लोगों ने ट्राई टेस्ट करके जो अगर यार तुम भी जानना चाहते हो, पापा मम्मी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो कि पापा इतने रुपए भेज दो मुझे ये खाना है, इतने भेज दो मुझे मसूरी की ट्रिप पे जाना है, मुझे मनाली की ट्रिप पे जाना है, तो कुछ नहीं करना, वीडियो पर चले जाओ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर कई लोग ने आकर मुझसे क्वेरी पूछी है, तो तुम भी आ सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और जो भी क्वेरी हो पूछ लेना। ओके? एंड अब पैसिव इनकम जनरेट करना सीख लो। एक्टिव तो हम 4th ईयर के बाद जनरेट करेंगे, तब तक पैसिव से इतने पैसे कमा लो कि आपको किसी का मुंह ना देखना पड़े। क्लियर? नेक्स्ट है एसेंशियल्स इन इफेक्टिव स्पीकिंग। इफेक्टिवली बोलने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जब आप बोल रहे हो तो किसी पर्पस से बोलोगे ना, तो वो इफेक्टिवली जाएगा। क्लियर? बिना मतलब के बोलोगे तो कोई सुनने वाला नहीं होगा ना। सो क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना जरूरी है। वेदर यू वांट टू इन्फॉर्म, परसुएड और एंटरटेन द ऑडियंस, आपको पता होना चाहिए कि आप इन्फॉर्म करने पहुंचे हो लोगों को, एंटरटेन करने पहुंचे हो, या लोगों को इन्फ्लुएंस करने पहुंचे हो। पर्पस क्लियर होना चाहिए कि क्यों आप बोल रहे हो, क्यों आप स्पीक रहे हो। ठीक है? स्पीक ना कर रहे हो। क्लियर? सेकेंड, ऑडियंस अवेयरनेस। फाइंड हु विल बी योर ऑडियंस, देयर बैकग्राउंड, एज, जेंडर। नॉर्मल सी बात है यार, आप इफेक्टिवली स्पीक करने के लिए क्या क्या करोगे? आप क्यों बोल रहे हो, क्या पर्पज है आपका, आपको ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, क्या उनकी एज है, क्या जेंडर है। जब बच्चे बैठे होंगे तो आप बुड्ढों वाली बात नहीं करोगे ना, सत्संग वाली बात नहीं करोगे। और जब बूढ़े लोग बैठे होंगे तो आप वेब सीरीज, यूट्यूब्स, इसकी एल्विश यादव भाई की बात नहीं करोगे। समझ रहे हो? सिस्टम है, अपना सिस्टम है। ठीक है? तो ऑडियंस की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। फैमिलिटी होनी चाहिए लोकेशन से। जिस लोकेशन पर आप बोल रहे हो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ऑडियो इक्विपमेंट है, लेफ्ट साइड पे हमें खड़े होना है कि राइट साइड पे खड़े होना है। आप देखते होगे जब हम स्टेज पर चढ़ते हैं तो ची ची की आवाज आने लगती है ना माइक से। तो अगर आप पहले से आपको लोकेशन के बारे में पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मुझे कहाँ पर खड़े होना है, कहाँ पे लाइटिंग ज्यादा अच्छी आ रही है, कैसे कैमरे में अच्छा आएगा, या लोग मुझे कैसे बेटर देख सकते हैं। तो लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। क्या बोलने वाले हो उसका सिलेक्शन बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। इफेक्टिवली स्पीक करने के लिए, इफेक्टिवली बोलने के लिए आपको कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए कि पहले इंट्रोडक्शन आए, फिर आप मेन बॉडी बोलो, फिर कंक्लूड करो। ये नहीं कि सीधा कंक्लूजन से स्टार्ट किया फिर इंट्रोडक्शन दिया टॉपिक का। ठीक है? ऐसे नहीं चलती बातें। क्लियर? सिस्टम है भाई का। फिफ्थ, सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी। कैसे डिलीवर करोगे, एक्सटेम्पोर में करोगे या मेमोराइजेशन में करोगे, ये आप आगे जाकर सीखोगे, लेकिन बता दे रहा हूं। एक्सटेम्पोर मतलब कि विद प्रिपरेशन बोलना, मेमोराइजेशन मतलब याद करके बोलना। तो आपको पहले से मोड ऑफ डिलीवरी पता होना चाहिए कि मैं कैसे वहां पे बोलने वाला हूँ। क्लियर? इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ये तो अपना हर जगह यूज होता है। आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज हर जगह यूज करो। क्लियर? सो एसेंशियल्स इन इफेक्टिव स्पीकिंग में 8 पॉइंट्स हैं। क्लैरिटी ऑफ पर्पज होना चाहिए, ऑडियंस अवेयरनेस, फेमिलियरिटी विद लोकेशन, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी, इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। किल कर दिया एसेंशियल्स को। लेट्स गो। हाउ टू इनहेंस फ्लुएंसी इन इंग्लिश। जो ये सारे टॉपिक है ना, ये आपके जनरल अवेयरनेस टॉपिक है। ये आप अपने से भी लिख सकते हो। जितना मैं बोल रहा हूं बस सुनते जाओ। ठीक है? बस लिखाना अपने से, बना बना के इन पॉइंट्स को इलेबोरेट कर देना, तो ठीक है, मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे। हाउ टू इनहेंस फ्लुएंसी इन इंग्लिश, कैसे आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हो। पहले तो पर्सनल डायरी लिखो अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में। एनी फ्रैंक वाली डायरी पढ़ी है ना, वैसी डायरी लिखो, रोजाना क्या क्या हो रहा है, तो आप फ्लुएंट हो जाओगे। लिसन टू गुड स्पीकर्स एंड रीड मटेरियल रिटन इन गुड इंग्लिश। अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक पढ़ो। क्लियर? एक्सपैंड वोकेबुलरी बाय लर्निंग एटलीस्ट 5 वर्ड्स पर डे। 5 वर्ड रोज याद करो, कठिन। प्रैक्टिस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एसेंट एंड टोन। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। वॉच अंग्रेजी मूवीज टू अंडरस्टैंड द मैनर ऑफ स्पीकिंग। ठीक है? कैसे फ्लुएंट हो सकते हो? पहली चीज भैया डायरी लिख लो, अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनो, बियर बाइसेप्स को सुनो, राज शामनी को सुनो। ठीक है? हमारे क्या कहते हो, कांग्रेस के कौन से पॉलिटिशियन है,
यार शशि थरूर साहब को सुनो, जेसाई दीपक को सुनो, इनकी अंग्रेजी सुनो, आप अपने आप फ्लुएंट हो जाओगे, दिमाग बॉम्बार्ड कर जाएगा। ठीक है, पर्सनल डायरी को, गुड स्पीकर्स को सुनो, अपनी वो कैबलरी को बढ़ाओ, 5 5 वर्ड पर डे याद करो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखो, अपनी गलतियों से सीखो, अंग्रेजी मूवीज देखो। चिल्ड। टिप्स टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स, कैसे आप स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। लेट्स गो। गेट रिड ऑफ एनी फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इससे मत डरो कि मैं गलतियां करूंगा, ठीक है, तभी आप फ्लुएंटली बोल पाओगे। गलती हो रही है, फिर से दोबारा ट्राई करो, तब तो ठीक हो जाएगा ना। सो गेट रिड ऑफ एनी फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन द अदर पर्सन इज स्पीकिंग, ऑब्जर्व द लिप मूवमेंट्स केयरफुली। यहाँ पे हमें अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। सामने वाले को देखो वो कैसे बोल रहा है, उसका लिप मूवमेंट कैसा है, ठीक है, वो उस वर्ड को, जो वर्ड आप नहीं बोल पा रहे हो, जहां पे मिस्टेक कर रहे हो, वो वर्ड कैसे प्रोनाउंस करता है, ठीक है, उससे सीखो। डू नॉट अटेम्प्ट टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेज बनने की कोशिश मत करो, अपना जैसे बोलते हो वैसे बोलो, ठीक है। अगर अंग्रेज बनने की हाय हेलो ये बोले हैं इस तरह बोलने का ट्राई करोगे तो इससे फ्रस्ट्रेशन होगा और कुछ नहीं। क्लियर। अ थॉरो नॉलेज ऑफ द इंग्लिश इंटोनेशन पैटर्न वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन आवर एंडेवर टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एंडेवर की स्पेलिंग गलत लग रही है यार मुझे, कोई नहीं, आई एम सॉरी यार अगर गलत हो गई होगी, ठीक है। सो यार इंटोनेशन यानी कैसे हम बात करते हैं, कहाँ पे हम एम्फेसिस देते हैं, कहाँ पे हम फॉलिंग टोन का यूज करते हैं, इसकी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन स्पीकिंग बी कॉशियस अबाउट योर पिच, टोन ऑफ वॉइस एंड रेट ऑफ स्पीकिंग। रेट ऑफ स्पीकिंग मतलब ज्यादा तेज मत बोलो, 2x में मत बोलो या 0.75x पे भी मत बोलो, अपनी रेट ऑफ स्पीकिंग पे ध्यान दो। पिच पे ध्यान दो, ज्यादा तेज ना बोलो कि लोग कान बंद कर लें, या ज्यादा धीमे मत बोलो कि लोग ऐसे कान में हाथ लगा लें कि आवाज ही नहीं आ रही भाई, ठीक है। तो पिच का ध्यान रखो, टोन का ध्यान रखो, रेट ऑफ स्पीकिंग का ध्यान रखो। लास्टली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्लियर। तो स्पीकिंग स्किल्स को भी हमने इंप्रूव कर लिया है, राइटिंग स्किल्स को भी इंप्रूव कर लिया, डायरी वायरी लिखकर, अंग्रेजी स्पीकर को सुनकर, ठीक है। तो अब हम अंग्रेज बन चुके हैं, लेट्स गो। सो नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ स्पीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10 मार्क्स का टॉपिक, हिटलिस्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। सो एग्जाम में कैसे आएगा, पूछेगा व्हाट इज डायमेंशन ऑफ स्पीच, तब तुम्हारे सारे क्लासमेट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, भौचक्के हो जाएंगे कि भाई ये क्या पूछ दिया, डायमेंशन ऑफ स्पीच क्या क्या होती है। तब भैया तुमको क्या लिख के आना है, परी। क्या लिखना है, परी। P for pitch, A for accent, third for rhythm, and fourth intonation. क्लियर। परी लिख देना। 4 डायमेंशन क्या क्या है, परी, पिच, एक्सेंट, रिदम, इंटोनेशन। सब देखते हैं क्या क्या है ये। ऐसे यार बनाना, पहले लिखना डायमेंशन ऑफ स्पीच, 4 पिच, एक्सेंट, रिदम, इंटोनेशन, फिर एक एक एक्सप्लेन करना, तो टीचर इंप्रेस हो जाता है आपकी इन सारी चीजों से। क्लियर। तो फर्स्ट है पिच। पिच का मतलब होता है लाउडनेस, कितना लाउड आप बोल रहे हो, ज्यादा लाउड बोल रहे हो या धीमे से बोल रहे हो, ठीक है। सो हम कैसे, इट इज डिनोटेड बाय हाई पिच और लो पिच, पिचेस आर कंपेयर्ड एज हायर एंड लोअर। सो पिच बेसिकली क्या है, लाउडनेस, डिनोटेड एज हाई पिच और लो पिच, प्रॉपर्टी दैट अलाउज द ऑर्डरिंग ऑफ साउंड्स ऑन अ फ्रीक्वेंसी रिलेटेड स्केल। ऑर्डरिंग ऑफ साउंड मतलब कि कभी तेज साउंड फिर धीमे साउंड, एक ऑर्डर में होता है ना, कि व्हाट इज योर नेम, तो नेम हाई पिच पर है, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट हाई पिच पर है, उससे उसके कंपैरिजन में इज योर लो पिच पर है, देन नेम फिर हाई पिच पर है, दिस इज ऑर्डरिंग ऑफ साउंड। सो पिच क्या है, प्रॉपर्टी दैट अलाउज द ऑर्डरिंग ऑफ साउंड ऑन अ फ्रीक्वेंसी रिलेटेड स्केल। पिचेस आर कंपेयर्ड एज हायर एंड लोअर, इट हेल्प्स अस टू अवॉइड बीइंग मोनोटोनस। मोनोटोनस क्या मतलब होता है, एक सिंगल लाइन, एक सीधी लाइन पर हम बोल रहे हैं, लेकिन पिच क्या है, ग्राफ बनता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ओके। सो इट हेल्प्स अस टू अवॉइड बीइंग मोनोटोनस, मोनोटोनस होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। गिव्स क्लियर एंड इफेक्टिव टोन, पिच का यूज करने से हमारी इफेक्टिव टोन भी मेंटेन रहती है। क्लियर। सो पिच का मतलब लाउडनेस होता है, अपने मन में बैठा लो, पिच का मतलब लाउडनेस होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, हाई पिच, लो पिच से डिनोट करते हैं, इसकी वजह से हम मोनोटोनस साउंड नहीं करते हैं, इफेक्टिव टोन हो जाती है हमारी, और ये एक प्रॉपर्टी है जिससे कि ऑर्डरिंग ऑफ साउंड होता है। नेक्स्ट डायमेंशन है एक्सेंट, द वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ओके। रशिया का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, अरेबिया का अल हबेबे प्रोनाउंसिएशन अलग, सॉरी एक्सेंट अलग होता है।
अरेबिक एक्सेंट अलग होता है, रशियन एक्सेंट अलग होता है, अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है, फ्रेंच एक्सेंट अलग होता है, और हमारा इंडियन एक्सेंट भी अलग होता है। तो एक्सेंट होता क्या है? वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, इट्स वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ओके, अब मैं इस एक लाइन को अलग अलग तरीकों से बोला जा सकता है, तो ये अलग अलग तरीके क्या कहलाते हैं? एक्सेंट कहलाते हैं। एक्सेंट, ओके, अंडरस्टूड। सो एक्सेंट इज द वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इट शोज द पर्सन बिलोंग्स टू विच कंट्री, एरिया और क्लास। एक्सेंट से हमें पता चलता है कि वो पर्सन कहाँ का रहने वाला है, किस एरिया का रहने वाला है, ठीक है, और किस क्लास से रहने आया है, क्या उसकी क्लास है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है, अपर क्लास। तो ये अपन मानते नहीं इन सारी चीजों में, ठीक है। बेसिकली एक्सेंट से हमें क्या पता चलता है? किस कंट्री का वो है। क्लियर? द रीजन टू विच वी बिलोंग अफेक्ट्स आवर एक्सेंट। भाई जहाँ की हमारी पैदाइश होती है, जहाँ हम बर्थ लेते हैं, उसकी वजह से हमारा एक्सेंट बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। अब आप अमेरिका में पैदा हुए हो, क्लियर, और आपका एक्सेंट इंडियन नहीं हो सकता ना, आपका एक्सेंट अमेरिकन ही होगा। क्लियर? सो बहुत डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे पैदा हो रहे हैं। क्लियर? सो एक्सेंट इज वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये हमें बताता है हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। हमारी बर्थ प्लेस हमारे एक्सेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। नोइंग इंग्लिश इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एक्सेंट। यार अंग्रेजी का आना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो हर देश बोलता है। अब आप बोलोगे हिंदी में भी तो एक्सेंट ला सकते हैं, नहीं, हिंदी सबको मालूम नहीं होती ना, लेकिन इंग्लिश मालूम है। अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, तो इसी वर्ड को फ्रेंच वाला अलग तरीके से बोलेगा, अमेरिकन अलग तरीके से बोलेगा, इंडियन अलग तरीके से बोलेगा, ठीक है। सो नोइंग इंग्लिश इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एक्सेंट। थर्ड है रिदम। रिदम हमारा क्या होता है भाई? सो रिदम रेफर्स टू अ पैटर्न ऑफ साउंड। रिदम रेफर्स टू अ पैटर्न ऑफ साउंड्स, साउंड पैटर्न अचीव्ड बाय यूजिंग स्ट्रेस इन वर्ड्स। कहाँ पे आप एम्फेसिस दे रहे हो, तो बेसिकली डायमेंशन ऑफ स्पीच, हम कैसे बात करते हैं उससे रिलेटेड है। पहले हमने पढ़ा पिच, उससे फिर बाद में पढ़ा एक्सेंट, अब थर्ड है रिदम। सो साउंड पैटर्न अचीव्ड बाय यूजिंग स्ट्रेस इन वर्ड्स, हम कहाँ पे एम्फेसिस दे रहे हैं, कहाँ पे हम तेज से किसी वर्ड को बोल दे रहे हैं, फास्ट किसी वर्ड को बोल दे रहे हैं, वो क्या होती है? हमारी रिदम होती है। मेंटेनिंग अ रिदम मेक्स द स्पीच साउंड नेचुरल एंड फ्लुएंट, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स इन अ सेंटेंस। रिदम से एक ट्रिक बना लो, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड, ओके। सो एक साइकिल जब चलती रहती है ना, उसको आप रिदम मान लो। जब साइकिल रुक रुक के चलती है तो मजा नहीं आता ना, तो एक पैटर्न होता है साइकिल चलने का, दैट इज कॉल्ड एज रिदम। सो क्लियर? रिदम। नेक्स्ट इज इंटोनेशन, फोर्थ डायमेंशन, लास्ट डायमेंशन। ट्रिक क्या थी अपनी? परी, PARI। फोर्थ डायमेंशन इज इंटोनेशन, वेरिएशन ऑफ पिच और लाउडनेस ऑफ अ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इंटोनेशन मतलब हमारी टोन कब हाई हो रही है, कब फॉलिंग टोन यूज हो रही है, कब हम तेज बोल रहे हैं, कब हम धीमे बोल रहे हैं, ओके। सो वो इंटोनेशन कहलाता है। इन नॉर्मल स्पीच द पिच ऑफ आवर वॉइस गोज ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, दैट इज गोइंग अप, गोइंग डाउन। कभी हम तेज बोलते हैं, कभी हम धीमे बोलते हैं, एंड समटाइम्स रिमेनिंग स्टडी। कभी हम मोनोटोनस टोन में बोलते हैं, क्लियर। सो डिफरेंट पिचेस ऑफ द वॉइस combine to form patterns of pitch which together constitute intonation। different pitches of the voice जब जुड़ जाती हैं तो जिससे कि एक पैटर्न बनता है। मान लो एक पिच ये थी, सेकेंड पिच ये थी, एंड देन जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें एक पैटर्न मिलता है जिसको हम इंटोनेशन कहते हैं, which together constitute intonation। सो इंटोनेशन से क्या समझोगे? अब पिच में वेरिएशन जो हो रहा है, पिच में हम किसका वेरिएशन कर रहे थे? लाउडनेस का वेरिएशन। एक बार देख रहे थे एक लिमिटेड चीज को, लेकिन जब हम उन लिमिटेड चीजों को भी ऐड करते जाएंगे, एक लॉन्गर ड्यूरेशन को हम कंबाइन करेंगे, तब हमें क्या मिलता है? इंटोनेशन। यार इस इंसान की इंटोनेशन ऐसी है, ये ऐसे स्पीच दे रहा है, इस स्पीच की इंटोनेशन ऐसी थी। क्लियर? अगर यार वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार मैं बार बार परेशान नहीं करूंगा आपके यूट्यूब पे आके, क्लियर। मैं लिमिटेड वीडियोस डालता हूँ, जो अच्छा वीडियो होगा वही आपके यूट्यूब पर आएगा, क्लियर। एंड यार आपका एक सब्सक्राइब आपको कुछ हर्ट नहीं करेगा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, ओके। चलो, सो यार नेक्स्ट है मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। ये हमारे पिछले क्वेश्चन के भी पापा हैं, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो और ध्यान से और शांत दिमाग से सुनना। मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं कि स्पीच को देने के। पहला तरीका है एक्सटेम्पोरेनियस मेथड, सेकंड मैन्यूस्क्रिप्ट मेथड, थर्ड इम्प्रॉम्प्टू मेथड, फोर्थ मेमोराइजेशन मेथड। तो अभी तो हम अंदर जाकर एक एक को समझेंगे कि क्या होते हैं, लेकिन एक बार मैं हाईलाइट दे देता हूं तो आपको और बेटर समझ आएगा।
ठीक है। एक्सटेम्पोरेनियस फर्स्ट मेथड, इसमें क्या होता है, हम प्रेपरेशन बिफोर हैंड कर लेते हैं, ठीक है, स्पीच देने से पहले ही हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन यहां पर हम एक एक वर्ड नहीं याद करते। प्रेपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन अपनी स्क्रिप्ट का एक एक वर्ड नहीं याद करते, सिर्फ समझ लेते हैं कि कैसे स्पीच देनी है। सो प्रिपरेशन इज डन बिफोर हैंड बट वी डू नॉट लर्न ईच वर्ड। ओके। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, मैन्यू मतलब मैनुअल, हमने लिखा है स्क्रिप्ट को। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब लिखी हुई स्क्रिप्ट रहेगी जिसको हमें सिर्फ रीड करना रहता है। क्लियर। थर्ड इम्प्रोम्प्टू, इम्प्रोम्प्टू सबको पता है यार, हमें अचानक से बुला लिया जाए जब कि स्पीच दे दो भैया, हम डिनर करने पहुंचे हुए हैं और आपसे बोला जाए आ जाइए सर आप स्पीच दीजिए, तो वो स्पीच क्या होगी, इम्प्रोम्प्टू, विदाउट प्रिपरेशन जो स्पीच देते हैं वो कौन सी स्पीच है, इम्प्रोम्प्टू। फोर्थ मेथड क्या हो सकता है, मेमोराइजेशन, मतलब कि हमें स्पीच देनी है तो हम याद कर भी दे सकते हैं, एक एक वर्ड जब हम याद करें, मतलब प्रिपरेशन इज डन बिफोर हैंड और एक एक वर्ड भी याद हो, देन दिस मेथड इज कॉल्ड मेमोराइजेशन। तो आई थिंक एक्सटेम्पोरेनियस और मेमोराइजेशन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। यहाँ पे प्रिपरेशन बिफोर हैंड करते हैं, इसमें भी प्रिपरेशन बिफोर हैंड करते हैं, बट यहाँ एक्सटेम्पोरेनियस में एक एक वर्ड नहीं याद करते, जबकि मेमोराइजेशन में एक एक वर्ड याद करते हैं। क्लियर। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब लिखी हुई स्क्रिप्ट को रीड कर देना, इम्प्रोम्प्टू जब विदाउट प्रिपरेशन देना हो। क्लियर। लेट्स गो। तो फर्स्ट है एक्सटेम्पोरेनियस मोड ऑफ डिलीवरी, ठीक है। सो प्रिपरेशन इज डन बिफोर हैंड, मोस्ट पॉपुलर मेथड एक्सटेम्पोरेनियस मेथड। क्यों? क्योंकि भैया एक एक वर्ड याद करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना, लेकिन प्रिपरेशन भी करके जाना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है एक्सटेम्पोरेनियस कि हमने प्रिपरेशन तो पहले कर ली है लेकिन एक एक वर्ड याद करना जरूरी नहीं है। सो प्रिपरेशन इज डन बिफोर हैंड, मोस्ट पॉपुलर मेथड, हमारा नंबर 1 मेथड एक्सटेम्पोरेनियस है। देयर इज नो नीड टू लर्न एवरी वर्ड एंड लाइन बाय रोट, ठीक है। रिहर्स योर प्रेजेंटेशन, आप प्रिपरेशन पहले से कर रहे हो तो रिहर्स कर सकते हो। हियर वी कलेक्ट द मटेरियल एंड ऑर्गेनाइज इट केयरफुली, प्रिपरेशन पहले से कर रहे हो तो आप मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ऑर्गेनाइज करके प्रिपरेशन करो, लेकिन एक एक वर्ड याद करना जरूरी नहीं है। एडवांटेजेस क्या है एक्सटेम्पोरेनियस के, प्रेजेंट्स थीम इन द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर्ड वे, यार मोस्ट पॉपुलर मेथड है तो भैया इसमें बेस्ट 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 मारे जाओ, जो हम बोलना चाहते हैं वो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट कर पाते हैं। वी फील सिक्योर बिकॉज ऑफ आवर प्रिपरेशन, हमने प्रिपरेशन की हुई है तो हम सिक्योर्ड फील करते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं ऑडियंस को। क्लियर। इट इनेबल्स वन टू मूव फ्रीली विद ईज, हमने प्रिपरेशन की है तो हम स्टेज पर इधर उधर आराम से घूम सकते हैं, हमारा दिमाग फंसा नहीं रहेगा कि मुझे आगे क्या बोलना है, तो हमने प्रिपरेशन की हुई है तो हम स्टेज पर फ्रीली घूम सकते हैं। दिस इज वन एडवांटेज। ओके। नाउ डिसएडवांटेज क्या क्या है एक्सटेम्पोरेनियस के, इफ प्रिपरेशन इज इनएडिक्वेट, मतलब कि तैयारी अच्छे से नहीं है, वी कैन गेट लॉस्ट एंड फाइंड आवरसेल्फ अनकंफर्टेबल। भाई सीधी सी बात है, आप टीसी के एग्जाम में तैयारी अच्छे से कर नहीं जाओगे तो अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। तो भैया प्रिपरेशन अगर बिफोर हैंड इसमें हो रही है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं गए हो, अनकंफर्टेबल फील होना तो लाजमी है। क्लियर। सेकेंड डिसएडवांटेज, इफ वी रिलाई टू मच ऑन नोट कार्ड्स एंड स्टार्ट रीडिंग आउट फ्रॉम देम देन आवर स्पीच विल लूज इट्स स्पॉन्टेनिटी। मतलब क्या हुआ, बेसिकली क्या होता है ना, आपने कपिल शर्मा शो में भी देखा होगा, वो कार्ड्स लेकर बैठते हैं, तो नोट कार्ड्स क्या करते हैं ना, हमें बताते हैं कि ये सेशन खत्म हो गया, अब नेक्स्ट सेशन किस बारे में होगा, लेकिन हम जो बोलते हैं वो अपने स्पॉन्टेनियस माइंड के हिसाब से बोलते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कपिल शर्मा हर चीज रीड कर कर बोलने लगे उस नोट कार्ड से तो स्पॉन्टेनिटी लूज हो जाएगी। ठीक है। सो इफ यू रिलाई टू मच ऑन नोट कार्ड्स, यानी नोट कार्ड्स जो रखे हुए हैं, लेकिन अगर उसमें से रीड करना शुरू कर दोगे ना भाई तुम, तो अच्छा नहीं लगेगा, स्पॉन्टेनियस नहीं रह जाएगा, तो एक्सटेम्पोरेनियस वो चीज नहीं रह जाएगी, वो मैन्यूस्क्रिप्ट बन जाएगी क्योंकि आप पढ़ पढ़ कर बोल रहे हो। क्लियर। सो एक डिसएडवांटेज ये भी है। ओके। नेक्स्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मोड है स्पीच डिलीवरी का। इसमें क्या होता है, मटेरियल इज रिटन आउट एंड वी आर सपोज टू रीड इट लाउड। जैसा कि मैंने आपको बताया, मटेरियल लिखा लिखाया रहता है, हम स्टेज पर खड़े होते हैं, मटेरियल हमारे हाथ में होता है और हमसे पढ़कर सुनाते हैं ऑडियंस को। ठीक है। नॉट सपोज टू मेमोराइज द स्पीच, यहां पर हमें याद नहीं करना, इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस टू रीड, हमारे सामने पेपर रहता है जिससे हमें पढ़ पढ़ कर सुनाना है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का आपने मन बना लिया ना, यहाँ पे एक एक चीज आपको याद करनी जरूरी नहीं है। वी कुड रिहर्स विद अ फ्रेंड और कलीग। ठीक है, हम पढ़कर एक बार रिहर्स कर सकते हैं, उतनी रिहर्सल की जरूरत वैसे होती नहीं है। गो थ्रू स्पीच और टेक्स्ट सेवरल टाइम्स, यानी कि आपका अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो जाए। कई बार अपनी स्पीच और टेक्स्ट को आपको पढ़ कर रखना चाहिए। मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या होता है, हमारे पास पेपर रहता है जिससे हमें पढ़कर सुनाना रहता है। ओके। एडवांटेज क्या है, अ परमानेंट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी से,
मैन्यूस्क्रिप्ट में हम जो बोल रहे होते हैं उसका रिकॉर्ड होता है। अगर कोई आप पे ऑब्जेक्शन उठाता भी है कि तुमने भाई ये गलत बोल दिया था, तो भाई हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड है कि आप पढ़ लो मैं क्या बोल रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। सो देयर इज अ परमानेंट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी से। मटेरियल इज ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली, भाई आपने लिख के रखा हुआ है सबसे बढ़िया सबसे सिस्टमेटिकली आप लिख के रखोगे ना। अब ये तो है नहीं कि अनऑर्गेनाइज लिखोगे। सो कई बार आप रीड कर रहे हो तो उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। सो हमारा मटेरियल ऑर्गेनाइज रहता है सिस्टमेटिकली। नो चांस ऑफ टैंपरिंग विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी अगर आपको बोलना है कि 7 करोड़ का घोटाला हुआ है तो आप गलती से 700 करोड़ नहीं बोल सकते क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ है। सो नो चांस ऑफ टैंपरिंग विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, करेक्ट फिगर आप दोगे। तो ये एक एडवांटेज रहता है मैन्यूस्क्रिप्ट में। क्लियर। डिसएडवांटेज, नो आई कॉन्टैक्ट, भाई आप आंख नीचे कर कर पढ़ पढ़ कर बोल रहे हो ना, सो आई कॉन्टैक्ट ऑडियंस से नहीं बन पाता। सो एक बोर भी हो सकती है ऑडियंस, ये डिसएडवांटेज रहता है। क्लियर। सिंस वी आर रीडिंग टू दी ऑडियंस वी कैन नॉट टॉक टू देम, तो भाई हम पढ़ पढ़ कर उनको सुना रहे हैं ना, तो हम उनसे बात नहीं कर सकते, उनके क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं ले सकते। अगर हम लेंगे तो हम इंटरप्ट हो जाएंगे, तो एक डिसएडवांटेज ये भी रहता है। थर्ड मेथड ऑफ स्पीच डिलीवरी है इम्प्रॉम्प्टू मेथड। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है यार, जब हमें बिना प्रिपरेशन के स्टेज पर बुला लिया जाए, बिन बुलाए मेहमान की तरह, तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच डिलीवरी। यूज टू डिलीवर एन इनफॉर्मल स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। इम्प्रॉम्प्टू मतलब विदाउट प्रिपरेशन स्पीच देना। डू नॉट पैनिक एंड बैबल समथिंग, स्टेज पर चढ़कर पैनिक मत करो, कुछ भी मत बोल दो। बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल ड्यूरिंग इम्प्रॉम्प्टू, जब आप इम्प्रॉम्प्टू विदाउट प्रिपरेशन ऊपर चढ़े हो ना, तो जितना ब्रीफ रह सको उतना, मतलब छोटे में कॉन्साइज में बात खत्म करने की कोशिश करो। क्लियर। ब्रीफली समराइज और रीस्टेट द पॉइंट्स एंड कंक्लूड विद अ स्माइल। समराइज करो, जब पूरी बात बोल चुके हो 3-4 मिनट पे, सपोज करो आप स्टेज पर चढ़े हो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देने के लिए, तो पहली चीज ब्रीफली बोलो, छोटे में अपनी बात खत्म करो। लास्ट में जितने पॉइंट्स आपने बोले उसको समराइज करो, कंक्लूड करो, स्माइल के साथ खत्म करो। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपका फेयरवेल चल रहा है और आपके एचओडी साहब ने आपको बोल दिया कि भैया आके स्पीच दो, आपके 4 साल कैसे बीते, तो वो क्या होगा, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच आपको देनी पड़ेगी। तो वहां पे ध्यान रखना कि AKT अड्डा वाले भैया ने क्या समझाया था, छोटे में बात पढ़ो, ठीक है, छोटे में बात को खत्म करो, बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। लास्ट में स्माइल के साथ खत्म करो, खत्म करते वक्त समराइज कर दो पॉइंट को। क्लियर। और AKTU में लिख कर भी आओगे, फुल मार्क्स भी लेकर आओगे, ठीक है। सब एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। वी साउंड वेरी नेचुरल, यार इम्प्रॉम्प्टू बोल रहे हो, नेचुरली बोलोगे ना, तो वो नेचुरल साउंड भी हम करते हैं, आर्टिफिशियल साउंड नहीं करते। वी आर स्पॉन्टेनियस एज वी से व्हाट वी फील, स्पॉन्टेनियसली जो दिमाग में आता है वो सारी चीजें बोलते हैं, तो हम स्पॉन्टेनियस भी साउंड करते हैं, नेचुरल भी लगते हैं लोगों को। एक्सप्रेस थॉट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स थिंग्स, इम्प्रॉम्प्टू में हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, इतना हमारे दिमाग में कुछ नहीं चलता रहता कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, जो हमारे दिल में आता है वो हम बोल देते हैं। सो हम ये ध्यान नहीं देते कि दूसरे क्या सोचेंगे, हम अपने दिल की बात डायरेक्ट रख देते हैं। सो ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, मटेरियल इज नॉट ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली, बाकी दोनों जो हम पहले पढ़कर आ रहे थे, क्या क्या, एक्सटेम्पोरेनियस एंड मैन्यूस्क्रिप्ट, वहां पे हमारा मटेरियल ऑर्गेनाइज रहता था सिस्टमेटिकली, लेकिन इम्प्रॉम्प्टू में सीधी सी बात है यार, नॉर्मल सी, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस लिख कर आना है समझ के एग्जाम में। मटेरियल इज नॉट ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इन इम्प्रॉम्प्टू। क्लियर। देयर इज नो सप्लीमेंट्री मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ नहीं हम दिखा सकते, यानी डेटा फैक्ट्स ग्राफ ऐसा कुछ नहीं दिखा सकते इम्प्रॉम्प्टू में। पॉजेज आर देयर, तो इम्प्रॉम्प्टू आप बोल रहे हो तो जरूरी नहीं कि कंटिन्यूसली आप में थॉट्स आते ही रहे कि क्या बोलना है, तो पॉजेज आ जाते हैं जिससे कि ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन यानी कि एक एक वर्ड याद करके बोलने को क्या बोलते हैं, मेमोराइजेशन। और एक एक वर्ड अगर याद कर रहे हैं तो सीधा सा मतलब है प्रिपरेशन हमने बिफोर हैंड की होगी, यानी बोलने से पहले प्रिपरेशन की है। क्लियर। स्पीच इज रिटन बिफोर हैंड देन लर्न टू मेमोरी एंड फाइनली डिलीवर्ड फ्रॉम मेमोरी। तो आई थिंक ये समझ आ चुका होगा। दिस मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी डिफिकल्ट, यार मेमोराइजेशन आपको सबसे आसान लग रही होगी लेकिन यही सबसे टफ है, एक एक वर्ड याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दिस स्टैंड्स बिटवीन एक्सटेम्पोरेनियस एंड मैन्यूस्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन, ये एक्सटेम्पोरेनियस और मैन्यूस्क्रिप्ट के बीच की है, ठीक है, यानी हमें प्रिपरेशन तो बिफोर हैंड की यानी एक्सटेम्पोरेनियस, लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट की तरह एक एक वर्ड भी हमें बोलना है। और अब तो चेंज क्या आया, मेमोराइजेशन में हमें वो एक एक वर्ड याद करके रखना है। क्लियर। ईच वर्ड इज नॉट मेमोराइज्ड सो वी थिंक एंड से अकॉर्डिंगली,
सो एक एक वर्ड याद करना बहुत ही मुश्किल है। सो एट लास्ट हमें सोच के बोलना पड़ता है। क्लियर? सो मेमोराइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। यहाँ पर आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, इजी टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद ऑडियंस, क्योंकि हमें याद रहता है ना, हमने प्रिपरेशन बिफोर हैंड की है, हमें याद है सारी चीजें, तो हम ऑडियंस के सीधे तरफ देखकर बोलते हैं। ओके। स्पीकर कैन इजिली मूव एंड एक्स्ट्रा वैल्यू, हमने पहले से तैयारी की है, तुम स्टेज पे इधर उधर घूम सकते हैं, जिससे कि ऑडियंस का अटेंशन हमारी तरफ कंटिन्यूसली बना रहता है। ओके। स्पीच फिनिशेस इन अलॉटेड टाइम, हमें चीजें याद है। ओके। सो अलॉटेड टाइम में हम चीजों को खत्म कर देते हैं, हमें पता है हमें कितना बोलना है। ओके। एक्सटेम्पोरेनियस की तरह हम सोच सोच के नहीं बोलते, हमने प्रिपरेशन तो की है लेकिन सोचते अपने दिमाग से हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता है हमें इतने लिमिटेड वर्ड्स बोलने हैं, तो अलॉटेड टाइम में बात को खत्म कर देते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस, इट रिक्वायर्स टू मच ऑफ टाइम, यार प्रिपरेशन में बहुत सारा समय जाता है, एक एक बार याद करना मजाक है क्या, हलवा थोड़ी ना यार। तो इट रिक्वायर्स टू मच ऑफ टाइम। स्पीकर गेट्स कंफ्यूज इफ ही फॉरगेट्स अ वर्ड, याद करके आपने बैठा है, याद करो जब स्कूल में जस्ट अ मिनट सेशन नहीं होता था कि स्पीच दो, तो अगर एक वर्ड भी हम भूल जाते थे तो हम कंफ्यूज हो जाते थे कि अब आगे क्या बोलना है, कैसे सिचुएशन संभालना है। तो सिमिलरली मेमोराइजेशन स्पीच डिलीवरी में भी यही होता है, स्पीकर गेट्स कंफ्यूज इफ ही फॉरगेट्स अ वर्ड। चांसेस आर देयर इट कैन बी डल एंड मोनोटोनस, याद करके बोलने में मोनोटोनस सा हो जाता है। इम्प्रॉम्प्टू में आप बोलते हो ना तो आराम से नेचुरल साउंड करते हो, कभी ऊपर कभी नीचे, हंसी मजाक कर रहे हो तो हंस देते हो, दुख की बात कर रहे हो तो धीमे ले जाते हो चीजों को, लेकिन जब याद कर बोलते हो तो आप उन सारी चीजों को फील करके नहीं बोलते हो, सो मोनोटोनस होने का चांस भी आ जाता है। क्लियर? तो चांसेस आर देयर इट कैन बी डल एंड मोनोटोनस। तो भाई मेमोराइजेशन कर कर बोलना, तो इन सारी चीजों का ध्यान जरूर रखना। ओके। सो मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, पहला एक्सटेम्पोरेनियस, सेकंड मैन्यूस्क्रिप्ट, थर्ड इम्प्रॉम्प्टू, फोर्थ मेमोराइजेशन। हर चीज क्लियर होगी, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो चले जाओ 1 मिनट पीछे के लिए, वहां से फिर से देख लो। ओके। जब मैंने फर्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन की थी तो सब कुछ समझ आ जाएगा। क्लियर? और 10 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर जाओगे तो 90 मार्क्स के लिए और मजबूत स्थिति में पहुंच जाओगे। यू विल हैव हाई चांसेस ऑफ गेनिंग 90 मार्क्स। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। सो यार एक बार रोड मैप के बारे में समझ लेते हैं। अगर रोड मैप लेना चाहो तो 45 रुपीज का है। ओके। जिससे कि एक एक चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी। रोड मैप हमें ऐसे सिखा देगा कि यूनिट 1 की चीज है तो आप निकाल कर सीधे एग्जाम में रख दोगे। क्लियर? क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद एक कंफ्यूजन सा हो जाता है। सो रोड मैप क्या करेगा, आपको क्लियर गाइडेंस देगा। सो अगर ले सको तो यार परचेज कर लेना। ओके। सो यार नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर वर्सेस इम्प्रॉम्प्टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट हमारे लिए सिंपल भी है, क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ जो लिया है। एक्सटेम्पोर मतलब विद प्रिपरेशन स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना या स्पीच डिलीवरी देना। ओके। सो दिस इज मोस्ट पॉपुलर मेथड। एक्सटेम्पोर मोस्ट पॉपुलर मेथड है, प्रेजेंट्स थीम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मोस्ट पॉपुलर है तो बेस्ट भी होगा, बेस्ट पॉसिबल वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को प्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे। लेस टेंशन ऑन स्टेज, हमने भाई प्रिपरेशन पहले से की हुई है ना, तो लेस टेंशन रहती है स्टेज पर एंड हम बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं। क्लियर? वहीं पे इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन में, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच डिलीवरी में, यूज फॉर विदाउट प्रिपरेशन स्पीच, जब हमें विदाउट प्रिपरेशन स्पीच देनी रहती है उसको हम इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। यहाँ पर वी प्रेजेंट थॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स थिंग्स, मतलब दूसरे क्या सोच रहे हैं इसकी परवाह हम नहीं करते, जो भी मुंह में आता है वो बोल देते हैं। मोर टेंशन ऑन स्टेज, क्योंकि हम तैयारी के साथ नहीं गए, विदाउट प्रिपरेशन गए, तो हमें मोर टेंशन रहती है स्टेज पे एंड लेस प्रिपेयर्ड। सो आई थिंक एक्सटेम्पोर वर्सेस इम्प्रॉम्प्टू आएगा तो आप इससे ज्यादा 4 पॉइंट से ज्यादा भी लिख दोगे जो इतना पीछे पढ़ा दिया है। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाइयों, हम अपने लास्ट पार्ट की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है। नाउ प्रोफेशनल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स, फिर से वही ज्ञान की बातें हैं कि प्रोफेशनल पर्सनैलिटी यानी ऑफिस में जब हम रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं तो प्रोफेशनल जगहों पर क्या पर्सनैलिटी की एट्रीब्यूट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो एक बार पर्सनैलिटी समझ लेते हैं क्या होती है। पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन इज पर्सन्स कैरेक्टर एंड इमेज। पर्सनैलिटी का ये मतलब होता है कि लोगों के बीच हमारी क्या इमेज है। क्लियर? पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय अपीयरेंस, बिहेवियर, एटीट्यूड, एजुकेशन एंड वैल्यूज। अब पर्सनैलिटी, किसी इंसान की पर्सनैलिटी सिर्फ उसकी एजुकेशन पर डिपेंड नहीं करती। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं लेकिन उनमें ह्यूमन वैल्यूज जरा भी नहीं होती है, एटीट्यूड आसमान पर होता है। सो उनकी पर्सनैलिटी को हम अच्छा पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट नहीं मानेंगे ना।
सो एक ओवरऑल सब कुछ होना चाहिए पर्सनैलिटी में, अपीयरेंस भी अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर भी आपका अच्छा हो, एटीट्यूड भी अच्छा हो, एजुकेशन भी अच्छे लेवल की हो, एंड ह्यूमन वैल्यूज भी आप में हो। तब हम मानेंगे कि हाँ ये बंदे की पर्सनैलिटी आइडियल है। क्लियर? तो टिप्स टू हैव बेटर पर्सनैलिटी, भैया अगर आपको अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए तो ये अप्लाई कर लो। सीधा, बी कॉन्फिडेंट, पहली चीज कॉन्फिडेंट रहो। अपीयरेंस के लिए ड्रेस अप वेल। क्लियर? अच्छे कपड़े पहनोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस इंस्टिल होगा तुम्हारे अंदर। फॉलो योर पैशन, ओके, पैशन को फॉलो करोगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने काम को लेकर लगे रहोगे एक दिशा में। क्लियर? इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी जनरल चीजें हैं, अपने से भी तुम कुछ भी लिख कर आ सकते हो। ठीक है, एक आइडिया ले लो। इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, डेवलप लीडरशिप स्किल्स एंड बी अ गुड लिसनर। क्लियर? सो ये 7 पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लो और वहां पे इलेबोरेट करके लिखना है। अगर आ जाता है राइट प्रोफेशनल पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स, ओके, पहले हेडिंग देना टिप्स टू हैव बेटर पर्सनालिटी, फर्स्ट बी कॉन्फिडेंट, देन उसको इलेबोरेट करना चीजों को। ठीक है, ड्रेस अप वेल, फॉलो योर पैशन, इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, बी अ गुड लिसनर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे आ चुके हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो हमारे अंदर होती हैं। 10 मार्क्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सो मैंने 3 क्वेश्चन को 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बताया है। अगर उसको आप ध्यान से पढ़ लोगे तो जरूर से 2 क्वेश्चन तो आपके फंसेंगे फंसेंगे, तो 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे उधर से। क्लियर? सो फर्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी यार इतनी बार हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, और जो जिन्होंने ह्यूमन वैल्यूज पढ़ के आए हैं उनको एम्पैथी के बारे में पता होगा। ठीक है, एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरों के जूते में पैर रखकर उनकी नजरिए से दुनिया को देखना। ठीक है, आर्ट ऑफ सीइंग द वर्ल्ड एज समवन एल्स सीज इट। ठीक है, हमारे नजरिए से तो एक जो भिखारी भीख मांग रहा है, एक बेगर जो बेग कर रहा है, कितना गलत कर रहा है यार, उसको जॉब करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, हम उनको ज्ञान देके आते हैं ना। लेकिन जो एक एम्पैथिक पर्सनालिटी होता है वो और ब्रॉडर व्यू से देखता है कि अच्छा यार इसके तो पैर नहीं है, इसके लिए दुनिया कितनी कठिन होगी। सो ये एम्पैथी होती है कि उसकी जगह पर उतर कर दुनिया को देखना कि यार क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसको हम एम्पैथी कहते हैं। ओके, दिस इज द फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रेट सोशल इंटरेक्शन। यार सोशली ग्रेट इंटरेक्शन करने के लिए जो सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, सबसे बेसिक जो ट्रेट होती है वो एम्पैथी होती है। आपके अंदर एम्पैथी होना सबसे फाउंडेशनल चीज है। ठीक है, हेल्प्स इन बेटर कम्युनिकेशन, आप एम्पैथेटिक होते हो, ठीक है, आपके अंदर एम्पैथी होती है तो आप बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हो, क्योंकि फिर आप लोगों से झगड़ोगे नहीं, आप लोगों को बेफालतू का ज्ञान नहीं दोगे, आप उनकी जगह पर उतरकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे, बेटर कम्युनिकेट कर पाओगे। ओके, सो व्हेन वी हैव एम्पैथी इट मींस वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन इज फीलिंग इन अ गिवन मोमेंट एंड अंडरस्टैंड व्हाई अदर पीपल्स एक्शन मेड सेंस टू देम। ठीक है, आई थिंक एम्पैथी क्लियर होगा। नेक्स्ट इज कंसिडरेटनेस। ओके, जो कंसिडरेट पीपल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पीपल प्लीजर्स, यानी लोगों को खुश रखने वाले। क्लियर? तो जो आदमी लोगों को खुश रखता है ना वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, क्योंकि जो इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है ना तो उससे 2-4 लोग खफा हो ही जाते हैं, 2-4 लोग नाराज हो ही जाते हैं। लेकिन कंसिडरेट लोग ऐसा नहीं करते, वो पीपल प्लीजर्स होते हैं, वो किसी को भी नाराज करना नहीं चाहते। ठीक है, सो वो अपने लिए स्टैंड लेते भी नहीं है। क्लियर? नेचुरल टीम वर्कर होते हैं, सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को। कंसिडरेट पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं ना वो टीम वर्कर होते हैं, मिलकर काम करने में विश्वास रखते हैं और अपनी टीम को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग मान लो 6 लोग टीम में हो और एक इंसान कंसिडरेट पर्सनैलिटी का है, ठीक है, तो वो पूरी टीम का सपोर्ट करता है, हर इंसान की बातों को समझता है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन कर भी रहा है तो उसकी बातों को मानने में उसको कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, बिकॉज दे आर पीपल प्लीजर्स। एक्सीलेंट लिसनर्स होते हैं, कनेक्ट और पर्सनल लेवल। कंसिडरेट पर्सनैलिटी वालों की एक खास बात होती है कि वो एक्सीलेंट लिसनर होते हैं, वो ध्यान से आपकी बातों को सुनते हैं, जिससे कि पर्सनल लेवल पे अच्छा कनेक्शन बन जाता है। ओके, दे एंजॉय हेल्पिंग अदर्स, एनकरेज देम। तो भैया कंसिडरेटनेस में सब हेल्पिंग 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 पे घुमा हुआ है, घुमा देना एग्जामिनर को। ठीक है, पीपल प्लीजर्स होते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक्सीलेंट लिसनर्स होते हैं, दे एंजॉय हेल्पिंग अदर्स, इनकरेज करते हैं। ओके, कंसिडरेट पर्सनैलिटी स्टाइल्स डू नॉट ऑलवेज स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स और पॉइंट आउट मिस्टेक्स दैट अदर्स माइट हैव मेड। They tend to avoid uncomfortable situations such as change or conflict and may do what it takes to be included in the group rather than what is the best decision for a project. So इस लाइन को पढ़ लो, आप समझ जाओगे क्या होती है कंसिडरेट पर्सनैलिटी। कि भैया कुछ भी हो, कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो अवॉइड कर देते हैं,
ताकि मुझे इस ग्रुप से ना निकाला जाए, मैं इस ग्रुप में बना रहा हूँ। ओके, और सबको प्लीज करते रहते हैं, पीपल प्लीजर होते हैं, हेल्प करते रहते हैं ताकि लोग उन्हें पसंद करते हैं, और एक्सीलेंट लिसनर तो वो होते ही हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। थर्ड है लीडरशिप। यार लीडरशिप तो पूरे टीसी में हमने समझ लिया क्या होती है लीडरशिप। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं लास्ट टाइम, क्योंकि हमारी टीसी की 5 यूनिट खत्म होने वाली है। सैड। ओके, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टुवर्ड अचीविंग इंडिविजुअल और ग्रुप गोल्स। लीडरशिप की, लीडर की क्या क्वालिटी होती है? वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हमें ये गोल अचीव करना है। क्लियर? इट इज अ ग्रुप एफर्ट। लीडरशिप जो होती है ना, वो एक ग्रुप एफर्ट होती है। हमें लगता है कि एक इंसान पे डिपेंड करता है, तो ऐसा नहीं है भाई। MS धोनी भैया ने जो हमारा 2011 वर्ल्ड कप जिताया ना, वो अकेले नहीं जिता सकते थे अगर उनके साथ पूरा ग्रुप ना होता, उनके साथ पूरी टीम ना होती, टीम एफर्ट ना डलता। तो लीडरशिप भी, एक अच्छा लीडर भी तभी माना जाता है जब पूरा ग्रुप एफर्ट होता है, पूरा ग्रुप अच्छे से काम करता है। क्लियर? लीडर हेल्प अदर टू डेवलप देयर ओन स्किल्स। अब MS धोनी है, वो एक एक पर्सन की स्किल को डेवलप करने में मदद करते हैं ना। अब आपने दीपक चहर को देख लिया, ठीक है, यूजी चाहल को देख लिया, विराट कोहली को देख लिया, सब क्या कहते हैं कि MS धोनी भाई ने मेरी बहुत हेल्प की मेरी स्किल डेवलप करने में। अब वो स्किल उनकी बॉलिंग भी हो सकती है, टेम्परामेंट भी हो सकता है, मेंटल स्किल्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर ना? लेकिन लीडर की एक क्वालिटी होती है कि वो इंसान, वो हर एक ग्रुप मेंबर्स की स्किल को डेवलप करने में मदद करता है। लीडरशिप इज अ बिहेवियर। लीडरशिप एक एटीट्यूड नहीं है, ये एक व्यवहार है। आपके अंदर से ये आना चाहिए। क्लियर? आप बनते नहीं हो लीडर, आपको लोग मानने लगते हैं, क्योंकि जब आप बिहेवियर लाते हो ना, तो वो 24 घंटे रहता है। एक एटीट्यूड आप ऐड करने की कोशिश करते हो, लीडरशिप दिखाने की ट्राई करते हो, तो वो एक सर्टेन टाइम के लिए रहता है। लेकिन जब आप लीडरशिप को अपने बिहेवियर में ले आते हो, तो यार ऑटोमेटिकली लोग आपको लीडर की तरह देखने लगते हैं। सो लीडरशिप क्या है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर टुवर्ड्स अचीविंग इंडिविजुअल और ग्रुप गोल्स। इट इज अ ग्रुप एफर्ट। लीडर हेल्प अदर टू डेवलप देयर ओन स्किल। लीडरशिप इज अ बिहेवियर। और जो जो मैंने एग्जांपल दिए MS धोनी और टीम मेंबर्स के, वो आप इसका यूज कर सकते हो इलेबोरेट करने में। ठीक है, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, बोलेगा CSK CSK। ठीक है, लेट्स गो। सो यार मैं यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा। हमने 5th यूनिट के लास्ट टॉपिक तक, मतलब आपने और मैंने 5th यूनिट के लास्ट टॉपिक तक सफर तय कर लिया है। तो एक कनेक्शन तो मैं फील करता ही हूं मेरे और आपके बीच, लेकिन मुझे पता तो चले मैंने किन किन प्योर सोल्स को पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आप यहां तक आ चुके हो तो कुछ भी एक बार कमेंट कर देना, हाय हेलो, जो कि रजिस्टर्ड हो जाए। मैं भी कभी देखूं आकर तो मुझे पता रहे कि हाँ मैंने इनको पढ़ाया था। तो कुछ भी कमेंट करना यार, हाय हेलो बाय टाटा बाय बाय। ओके, तो लेट्स गो। 4th टर्म है हमारा, 4th पर्सनैलिटी ट्रेट है कंपीटेंस। अगर हिंदी में बताऊं कंपीटेंस क्या होता है, तो कंपीटेंस मतलब हमारी क्षमता। और हिंदी में जाऊं, और नीचे हिंदी में जाऊं, तो कंपीटेंस मतलब औकात, किस इंसान की कितनी औकात है। ठीक है, अब क्षमता का क्या मतलब है कि हम लोग 4th सेमेस्टर में या 3rd सेमेस्टर में पढ़ तो रहे हैं सेम क्लास में, लेकिन हम सब की पढ़ने की कैपेसिटी अलग अलग है, कंपीटेंसी अलग अलग है। कोई 8 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 घंटे पढ़ सकता है। किसी की कैपेसिटी है कि कल एग्जाम है तो वो सुबह 4 बजे तक पढ़ता है, 2 घंटे सोता है, फिर तैयार होकर एग्जाम देने चला जाता है। ठीक है, लेकिन किसी की कंपीटेंसी क्या है कि उसको सोना ही सोना है रात को 12 बजे, फिर वो सुबह 6 बजे उठेगा, फिर वो 2 घंटा पढ़ेगा, तब एग्जाम देने जाएगा। तो दिस इज एबिलिटी, ये हमारी क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपीटेंस। और एक चीज बता दूं, कंपिटेंसी 2 मार्क्स में भी आ सकता है। क्लियर? तो ये जो डेफिनेशन है, फर्स्ट 3 लाइंस, अगर आप ये लिखकर नहीं आओगे तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। क्लियर? तो इसको आपको लर्न करना है, एबिलिटी ऑफ अचीविंग। क्षमता में बोल रहा हूं ना, क्षमता का इंग्लिश क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अचीविंग। ठीक है, इतना याद है, एबिलिटी ऑफ अचीविंग सेट ऑफ गोल्स। ठीक है, हमें सेट ऑफ गोल्स अचीव करने इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट यूजिंग एक्सेप्टेड एंड एप्लीकेबल मेथड्स एंड एट द सेम टाइम प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव रिजल्ट। यानी हम सब के लिए सेम कंडीशन है, एप्लीकेबल मेथड सेम है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर ही हमें काम करना है। तब क्या हमारी एबिलिटी है, तब एबिलिटी ऑफ अचीविंग सेट ऑफ गोल्स इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट यूजिंग एक्सेप्टेड एंड एप्लीकेबल मेथड्स एंड एट द सेम टाइम प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। ठीक है, तो उसको 4 भाग में डिवाइड कर लेना, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, एबिलिटी ऑफ अचीविंग सेट ऑफ गोल्स in a specific environment using accepted and applicable methods and at the same time producing positive results। ठीक है, इतना लिख कर आना है, कंपिटेंसी है, नाक मत कटवाना। क्लियर? विदाउट इंटेंशन देयर इज नो कंपिटेंसी। यार अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं होगी कि मुझे टीसी यूनिट में 90 मार्क्स लाने हैं, तो कंपिटेंसी की तो बात ही नहीं आएगी ना भाई। जो मैंने बात की कि सुबह 4 बजे तक पढ़ने वाला इंसान जिसकी कंपिटेंसी इतनी है
लेकिन अगर वो चाहता ही नहीं है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए तो क्यों जागेगा 4 बजे तक? सो विदाउट इंटेंशन देयर इज नो कॉम्पिटेंसी। परमानेंट पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, तो भैया जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी आ जाती है ना, तो ये परमानेंट पार्ट होती है। ऐसा नहीं कि आप एक एग्जाम में अप्लाई करोगे अगले एग्जाम में नहीं करोगे। यार जिसको टॉप करने की, जिसको अच्छा परफॉर्म करने की, आज आप टीसी में 90 मार्क्स लेकर आओगे ना, तो आपको आदत लग जाएगी अच्छे से पढ़ाई करने की। दिस इज परमानेंट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। क्लियर? कंपिटेंसी इंश्योर्स बेटर परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है यार, मेहनत करोगे, अपनी क्षमता के अनुसार परफॉर्म करोगे, सो बेटर परफॉर्मेंस आएगी ही आएगी। सो कंपिटेंसी हो जाओ, कंपिटेंट हो जाओ, और टीसी में 90 मार्क्स ला कर दिखाना है। ठीक है? और लाने के बाद खो मत जाना कि किससे पढ़े थे। एग्जाम देने के बाद खुशी खुशी तुम सब निकल जाते हो। भाई मैं पूछता हूं कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, तुम लोग यार आते ही नहीं हो। ठीक है? तो कमेंट कर कर मुझे ये भी बताना है कि एग्जाम कैसा गया है तुम्हारा। क्लियर?